स्टार्ट करेंगे। बात नहीं करें, देखिए एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर 1, बात नहीं करें। अब मैंने आपको 7 तरह के क्रिस्टल्स बताए थे और सबकी कंडीशंस बताई थी कि किसी चीज को क्यूबिक कब कहेंगे, किसी को टेट्रागोनल कब कहेंगे, किसी को ऑर्थोरोम्बोहेड्रल कब कहेंगे, किसी को रोम्बोहेड्रल कब कहेंगे, किसी को हेक्सागोनल कब कहेंगे, मोनोक्लिनिक कब कहेंगे, ट्राइक्लिनिक कब कहेंगे। इस क्वेश्चन को अगर अपन को ध्यान से देखें तो ये कह रहा है कि जो क्रिस्टल है उसके अंदर जो यूनिट सेल है उसके बारे में बता रहा है कि उस यूनिट सेल में ए और जो बी है वो आपस में कैसे हैं, बराबर है, लेकिन जो सी है वो ए और बी के क्या नहीं है, बराबर नहीं है। क्वेश्चन में बाकायदा बता रहा है कि जो क्रिस्टल है उसके अंदर जो यूनिट सेल है उसके अंदर ए और बी की भुजा बराबर है, लेकिन सी की भुजा क्या नहीं है, बराबर नहीं है। और जो दो एंगल हैं अल्फा और बीटा वो तो कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, लेकिन आपका एक एंगल कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का। ये क्वेश्चन। अब मैंने जो आपको 7 क्रिस्टल बताए थे उनका तरीका आपको याद करें। मैंने कहा था एक सेलटेक्स ऑफिसर है जिसका नाम है रोम्बोहेड्रल, और मैंने कहा था वो HMT घड़ी पहनते। अब आप इस तरीके से याद करें, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और क्या, ट्राइक्लिनिक। ये 7 तरह के क्रिस्टल है। इनको क्या बताया था, क्यूब की विशेषता होती है तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर, ए बराबर बी बराबर सी। टेट्रागोनल में 2 बराबर, तीसरी क्या नहीं होती, बराबर नहीं होती। और ऑर्थोरोम्बिक में तीनों ही क्या नहीं होती, बराबर नहीं होती। एक बार 3 को लिख लोगे फिर वापस रिपीट करोगे, ए बराबर बी बराबर क्या होता है, सी। ए बराबर बी इज नॉट इक्वल टू क्या, सी। यानी ये वाली कंडीशन 2 जगह है जिसके अंदर 2 भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर है, लेकिन तीसरी भुजा की लंबाई क्या नहीं है, आपस में बराबर नहीं है। मैंने कहा था ना 3 ये, फिर वापिस ये, और फिर तो वो ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी चलता है। इस तरह से 7 क्रिस्टल होते हैं। तो यहां हमें पता चल गया कि हमें इसके अंदर वो क्रिस्टल देखना है जिसके अंदर 2 भुजाओं की लंबाई बराबर होनी चाहिए, लेकिन तीसरे की आपस में क्या नहीं हो, बराबर नहीं हो। ऐसा 2 स्थिति में हो सकता है, या तो ये क्रिस्टल टेट्रागोनल हो सकता है या ये क्रिस्टल कैसा हो सकता है, हेक्सागोनल। शुरू के तीनों वालों की कंडीशन मैंने बताई थी, अल्फा बीटा और गामा तीनों में बराबर होते हैं, तीनों 90 के होते हैं। और इसके अंदर हेक्सागोनल में हमने बात की थी 2 एंगल तो 90 के होते हैं और तीसरा एंगल कितने का होता है, 120 डिग्री का होता है। इसीलिए जो आपका ये क्रिस्टल है वो किस तरह का हुआ, हेक्सागोनल। समझ में आ गया होगा। जब भी आपको लगे कि ए बराबर बी है लेकिन बी और सी आपस में बराबर नहीं है, 2 कंडीशन बन सकती हैं, या तो वो टेट्रागोनल या हेक्सागोनल। टेट्रागोनल में तो क्या होता है, जो अल्फा बीटा गामा है वो तीनों बराबर होते हैं और तीनों ही कितने के होते हैं, 90 के होते हैं। और हेक्सागोनल में मैंने कहा था 2 एंगल 90 के हैं और एक कितने का है, 120 का। इसीलिए इसका आंसर क्या गया, 60। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि जो फेस सेंटर टाइप की जो यूनिट सेल होती है वो आखिरकार वो यूनिट सेल कितनी यूनिट सेल से घिरी रहती है। तो फेस सेंटर टाइप की जो यूनिट सेल है, आप खुद ही इमेजिनेशन करें, क्यूब है और वो क्यूब के जो फेस है वो कितनी मतलब एक क्यूब है उसमें 6 फेस है, तो कितनी तरह की यूनिट सेल्स उसको घेर सकती है, 6 तरह की। तो ध्यान रखना है, फेस सेंटर टाइप की जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें हर यूनिट सेल कितने फेस से घिरी रहती है, कितनी यूनिट सेल से घिरी रहती है, 6 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक सिंपल टाइप का क्यूब है और आपको यह बताना है कि परमाणुओं के द्वारा घेरा गया जो आयतन है वो कुल आयतन का कितना है। इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में आपसे एक तरीके से संकुलन दक्षता पूछी जा रही है। संकुलन दक्षता पूछी जा रही है कि जो यूनिट सेल है उसके अंदर यूनिट सेल है उसके अंदर कितना आयतन ऐसा होता है जो परमाणुओं के द्वारा घेरा जाता है। अब मैंने आपको कहा था यूनिट सेल कई तरह की होती है। अब यहां कौन सी यूनिट सेल की बात की है इसने, सिंपल टाइप की यूनिट सेल, सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात की है। और प्रिमिटिव यूनिट सेल का तरीका मैंने आपसे कहा था, प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है, जैसे ये यूनिट सेल है, हमने माना ये एक हमारी एकक कोशिका है, ये हमारी यूनिट सेल है। और प्रिमिटिव यूनिट सेल में मैं आपको तरीका बता चुका, जो परमाणु होते हैं वो कहां होते हैं, सारे के सारे परमाणु कहां होते हैं, घन के कोनों पर।
समझ में आ गई बात? ये कौन सा है? आपकी सिंपल प्रिमिटिव सेल है। अब ये कह रहा है कि सिंपल प्रिमिटिव सेल में ये जो परमाणु है उनके द्वारा कुल कितना आयतन घेरा जा रहा है। अब कुल आयतन घेरना, या जब भी आपको संकुलन दक्षता निकालनी होती है तो मैं आपको उसको फॉर्मूला बता चुका, संकुलन दक्षता बराबर परमाणु के द्वारा घेरा गया आयतन, परमाणु के द्वारा घेरा गया आयतन बटे किसका आयतन लिखोगे? यूनिट सेल का आयतन या घन का आयतन। अब यहां कितने परमाणु हैं मुझे ये फाइंड आउट करना। तो मैंने आपसे कहा था अगर मुझे ये देखना है कि यहां परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो जो कॉर्नर्स पर जो परमाणु होते हैं, अगर केवल परमाणु कॉर्नर्स पर ही हैं तो उस स्थिति में हम उसके अंदर कितने का भाग लगा देते हैं? 8 का। तो हमारे पास परमाणुओं की संख्या निकल के आ जाती है। कॉर्नर्स पर 8 परमाणु है, 8/8, इसका मतलब यहां परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1। तो एक परमाणु के द्वारा जो घेरा गया आयतन होगा वो कितना होगा? 4/3 पाया अपॉन यूनिट सेल। यहां यूनिट सेल हम घन को मानेंगे और घन का आयतन आप सबको पता है, घन का आयतन क्या होता है? AQ। समझ में आ गई बात? यूनिट सेल यहां घन है और घन का आयतन हम क्या मानते हैं? AQ। अब यहां पर परेशानी यह है कि इस A को हमें R की टर्म में बदलना पड़ेगा। जो सिंपल टाइप की जो क्यूबिक यूनिट्स, जो सिंपल टाइप की यूनिट सेल्स होती हैं या जो प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होती हैं, उसके अंदर आपको दिखता ऐसा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। यह स्थिति इस तरीके से होती है, इस भुजा के ऊपर, इस वाली भुजा जिसकी लंबाई A है, उसमें एक परमाणु तो इस तरीके से रहता है और दूसरा परमाणु इस तरीके से रहता है। ये जो लंबाई है, ये लंबाई जो A है, इसके अंदर एक परमाणु इसको टच करता है और दूसरा परमाणु इसको टच करता है। ये जो A है, ये A किसके बराबर होता है? 2R के। आगे समझो। इस वैल्यू को आप यहां पुट करेंगे, तो हम वैल्यू को पुट करेंगे 4/3 πr3। A की जगह आप क्या लगाओगे? 2R का क्या करोगे? क्यूब। इसको सॉल्व करोगे, 4/3 πr3। 2R को लिख सकते हो आप क्या? 8R का क्यूब। R³ से R³ घटा, 4 दूनी 8। तो आपका आंसर क्या आ गया? 5/6। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपको कई तरह की यूनिट सेल बताई थी और कुछ के तो मैंने आपसे कहा था कि आपको इसके अंदर तो कुछ की तो संकुलन दक्षता याद ही करनी है। जो बॉडी सेंटर टाइप की जो यूनिट सेल होती है, या तो मैं डेरिवेशन करके बताऊं, बात वही निकलेगी। बॉडी सेंटर टाइप की जो यूनिट सेल है उसके अंदर परमाणुओं के द्वारा घेरा गया आयतन 68% होता है और खाली आयतन कितना परसेंट होता है? 32% होता है। यहाँ आपको ये देखना है कि जो BCC टाइप की जो यूनिट सेल है, बॉडी सेंटर टाइप की जो क्यूबिक यूनिट सेल है, वो उसमें क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है बॉडी सेंटर टाइप की क्यूबिक यूनिट सेल है, घेरा गया आयतन नहीं पूछ रहा, बल्कि क्या पूछ रहा है? खाली आयतन। तो खाली आयतन कितना परसेंट आएगा? 32%। और यदि ये पूछता कि जो बॉडी सेंटर टाइप की जो क्यूबिक यूनिट सेल होती है उनमें परमाणुओं के द्वारा कितना आयतन घेरा जाता है, तो आप क्या लिखते? 68%। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि 3 तरह की यूनिट सेल है। एक सिंपल टाइप की यूनिट सेल है, एक बॉडी सेंटर क्यूबिक है और तीसरी आपकी क्या है? फेस सेंटर क्यूबिक टाइप की यूनिट सेल। तीनों की कोर लंबाई का मतलब तीनों के किनारे की लंबाई आपको A दे रखी है और आपको यह फाइंड आउट करना है कि जो गोले हैं, जो परमाणु है, उनकी रेडियस क्या है। देखिए, पहले आपको तीनों यूनिट सेल समझनी पड़ेंगी। यहां 3 यूनिट सेल है। सबसे पहली यूनिट सेल, ये आपको पता है, ये जो सबसे पहली यूनिट सेल मैं बना रहा हूं, ये सिंपल टाइप की यूनिट सेल। और सिंपल टाइप की जो यूनिट सेल होती है उसमें आप सबको पता है अवयवी कण कहां होते हैं? घन के कहां पर होते हैं? कोनों पर। इस तरह आपको पता है जब भी हमें A और R में रिलेशन निकालना होता है, इस गोले की त्रिज्या और इस घन कोर की लंबाई में रिलेशन निकालना होता है, तो हम उस लंबाई को, उस लाइन को चुनते हैं जहां दोनों परमाणु जहां दोनों गोले या दोनों परमाणु एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं? टच कर रहे होते हैं। अभी मैंने कहा इसके अंदर जो सिंपल टाइप की जो यूनिट सेल होती है
प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है, उसके अंदर वास्तव में ये दोनों गोले एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, टच कर रहे होते हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं, यहाँ ए बराबर किसके है, 2r के। तो आपको ये पता चल गया कि इस गोले की जो लंबाई है r, वो किसके बराबर है, a/2 के। सिंपल टाइप की जो यूनिट सेल होगी, उसके अंदर जो स्फीयर है, इसकी जो रेडियस और इस घन कोर की लंबाई के बीच में जो रिलेशन होगा, वो r बराबर किसके होगा, a/2 के बराबर होगा। तो a/2 थर्ड में नहीं आ रहा, तो आंसर फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, और क्या हो सकता है, फोर्थ हो सकता है। दूसरी टाइप की जो यूनिट सेल लेनी है, वो मुझे कौन सी लेनी है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, काय केंद्रित। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की स्थिति देखें क्या होती है, उसमें इस तरह से कंडीशंस होती है। अवयवी कर्ण या स्फीयर, बोलो सॉरी, अवयवी कर्ण या जो स्फीयर होते हैं, वो घन के कोने पर तो रहते हैं, और साथ में एक जो गोला है वो बॉडी के कहां रहता है, सेंटर। आगे समझो, जैसे ये कमरा 8 तो कोनों पर और एक बॉडी के कहां पर है, सेंटर। आया समझ। इसके अंदर ये परमाणु आपस में टच नहीं करते, बल्कि ये वाले परमाणु एक दूसरे को, कौन सा, ये और ये तीनों आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। याद करो, मैंने कहा था आपको क्या करना है, ये कमरा 8 घन के कोनों पर, एक बॉडी के सेंटर पर। तो क्या करना है, इस कोने से, इस कमरे के एक कोने से दूसरे कोने को मिलाना है, इस कमरे के एक कोने से दूसरे कोने को मिलाना है, यानी ये वाली स्थिति लेनी। और मैंने आपसे कहा था ये वाली स्थिति इस तरह से, एक गोला तो ये रहा, दूसरा गोला बीच में पूरा की पूरा आएगा ये, और तीसरा गोला ये r है, 2r है या 4r है, 4r। और आप सबको बता चुका कि इस कमरे के अंदर एक कोने से दूसरे कोने, इस कोने से लेकर उस कोने तक के बीच की जो दूरी होती है, वो आप सबको पता है कितनी होती है, √3 होती है। तो समझ में आ गया होगा, इस समय r बराबर किसके होगा, √3/2। यानी कि जो आपका स्फीयर है, परमाणु का जो त्रिज्या है और घन कोर की जो लंबाई है, उसके बीच में रिलेशन बॉडी सेंटर टाइप की क्यूबिक यूनिट सेल में क्या आता है, √3/4। मैंने आपसे कहा था आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में, सॉरी, इस सॉलिड स्टेट में 3 बातें याद रखनी। जो हमारा कमरा है, इसमें एक कोने से उस कोने तक की जो लंबाई है वो है √3 है, और जो फेस है हमारा फेस, उसमें एक इस फेस से लेकर उस फेस तक की जो लंबाई है वो क्या है, √2 है। अरे ध्यान आ गया, इसके अंदर एक गोला यहां पर है, एक सेंटर में है, एक उधर है, तो √3 है, √3 किसके बराबर आया, 4 के बराबर। तो r बराबर किसके हुआ, √3/4 है। इसीलिए जो इसका आंसर है वो कौन सा जाएगा, जिसमें क्या हो, √3/4। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो आंसर तो थर्ड ही सॉल्व। थर्ड को भी हम समझ लेते हैं एक बार। तीसरी टाइप की जो यूनिट सेल है वो आप सबको दिख रही है, कौन सी यूनिट सेल है, फेस सेंटर टाइप की यूनिट सेल। उसके अंदर मैं आपको बता चुका अवयवी कण कहां कहां रहते हैं, इस तरह से रहते हैं। आठ तो कोनों पे रहते ही है, फेस सेंटर में, नाम से पता चल रहा है, फेस के सेंटर पे 8 तो कोनों पे रहेंगे रहेंगे, और साथ ही साथ 6 कहां रहते हैं, फेस के सेंटर पे। आए समझो। इसके अंदर क्या होता है, ये जो गोला है, ये गोला ये चारों को टच करता है, तो इसके अंदर जो हम निकालते हैं वो ये वाली दूरी लेते हैं। अब बताओ ये √3 है, √2 है, √2 है। और यहां आप सबको पता है कि यहां 4r किसके बराबर होगा, √2। तो r बराबर किसके हो गया, √2a/4। और 4 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, √2, 2 इंटू 2 इंटू √2 इंटू √2 a/2। अरे आगे समझो, इसीलिए उसका आंसर क्या गया, थर्ड गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। शॉर्ट की त्रुटि क्या है, मैंने आपको कहा शॉर्ट की त्रुटि में आपको 4 लाइनें याद रखनी है। शॉर्ट की त्रुटि ऐसी त्रुटि होती है जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों ही अपने स्थान को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। धनायन और ऋणायन दोनों ही अपने स्थान को छोड़ेंगे तो द्रव्यमान में कमी आएगी, तो इस त्रुटि में डेंसिटी के अंदर भी क्या होता है, चेंज होता है।
शॉर्ट की त्रुटि जनरली उन आयनिक कंपाउंडों में पाई जाती है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है। जैसे शॉर्ट की त्रुटि मिलती है सोडियम क्लोराइड में, शॉर्ट की त्रुटि मिलती है सीजियम क्लोराइड में, AgBr तो ऐसा है जिसके अंदर दोनों त्रुटि मिलती है। तो शॉर्ट की त्रुटि में क्या होगा, धनायन और ऋणायन दोनों अपनी स्पेस को छोड़ रहे हैं, धनायन भी जा रहा है ऋणायन भी जा रहा है, इसीलिए वहां पर क्या डेवलप हो जाती है, आयनों की रिक्ति। आयनों विस्थापन नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। आयनों का डिस्प्लेसमेंट तो होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल में क्या होता है, जो धनायन है वो अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्थानों में आ जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयन तो तब बोला जाता है, देखिए दो चीजें हैं, एक तो आयनों की रिक्ति, आयनों की तो रिक्ति बन गई ना, जब धनायन भी गायब हो गया ऋणायन भी गायब हो गया तो वहां वॉइड्स बन गए, आयंस के वॉइड बन गए। सेकंड का मतलब ये होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयन का मतलब होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। उसमें क्या होता है, धनायन अपने स्थान को छोड़कर दूसरी जगह आ जाता है। तो जो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है उसको डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहते हैं। क्या तीसरा क्या है, आयनों की अंतरकोशीय रिक्ति। अंतरकोशीय स्पेस में थोड़ी आता है, वो तो अपने लेटिस पॉइंट से गायब होते हैं। धनायन और ऋणायन जहां होने चाहिए वहीं से गायब होते हैं। ये कह रहा है कि बॉडी सेंटर टाइप की यूनिट सेल। अगले क्वेश्चन, बॉडी सेंटर टाइप की यूनिट, ये कह रहा है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। आप सबको पता है जो घन के कोने पर रहते हैं गोले, घन के कोने पर जो गोले रहते हैं उनका कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल के लिए कितना होता है, 1/8। और जो गोला बॉडी के सेंटर में होता है उसका कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल के लिए कितना होता है, 1। तो अगले क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि बॉडी सेंटर टाइप की जो क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसमें कोने का यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूशन 1/8 और जो सेंटर में होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल टाइप की यूनिट सेल है। अब आपको बताना है कि 3 तरह की यूनिट सेल है, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और एक फेस सेंटर टाइप की क्यूबिक यूनिट सेल। अब आपको बताना है कि प्रति यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी है, कि हर यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो अपन पहले वाले एग्जांपल को देख लेते हैं जिससे समझ में आ जाएगा जल्दी। जो सिंपल टाइप की यूनिट सेल होती है उसमें आपको पता है अवयवी कण घन के कहां पर होते हैं, कोनों पर। और जो परमाणुओं की संख्या जब निकालनी होती है तो मैंने आपको इसके 3 फॉर्मूले बताए। परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या निकालने का फॉर्मूला मैंने आपसे बताया था, कॉर्नर पर जितने परमाणु हैं उसमें तो 8 का भाग लगाए, सेंटर पर जितने परमाणु हैं उसमें 1 का ही भाग लगाए और फेस पर जितने परमाणु हैं उनमें 2 का भाग लगाए। सिंपल टाइप की जो यूनिट सेल है उसके अंदर परमाणुओं की संख्या निकालनी है तो अवयवी कण बोलो घन के कहां पर है, कोनों पर, तो 8/8। इसका मतलब सिंपल टाइप की यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या 1 निकलेगी। बॉडी सेंटर में आपको पता है 8 तो कोनों पर है तो 8/8 और साथ ही साथ 1 कहां पर है, सेंटर पर, तो 1/1 कितना हो गया, 2। तो बॉडी सेंटर टाइप की यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या 2 निकलेगी। फेस में क्या होगा, 8 तो कोनों पर रहेंगे तो 8/8, सेंटर पे कोई नहीं है। फेस पे बोलो कितने हैं, 6 परमाणु फेस पर है, 6/2 तो 3 और 1 कितना हुआ, 4। इसीलिए जो आपकी बॉडी सेंटर टाइप की यूनिट सेल होती है उसमें परमाणुओं की संख्या 1 होती है और सिंपल टाइप की जो यूनिट सेल होती है उसमें परमाणुओं की संख्या 1 है, बॉडी सेंटर के अंदर 2 है और फेस सेंटर में परमाणुओं की संख्या 4। अगला क्वेश्चन, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जो परमाणुओं की संख्या होगी वही उनका सूत्र होगा। इस तरह के क्वेश्चन में आ जाए, ये क्वेश्चन आपसे पिछली बार सेकंड ग्रेड में इस तरह का आया था, तो जो परमाणुओं की संख्या निकलेगी वही क्या निकलेगा, आपका फॉर्मूला निकलेगा। अब ये कहता है कि जो सेटलमेंट इस तरह का है क्यूब में, ए तो घन के कोनों पर और बी कहां पर है, सेंटर पर। तो अपन देख लेते हैं ए परमाणुओं की संख्या, ए परमाणुओं की संख्या। अब बोलो ए परमाणु कहां है, घन के कोनों पर। अगर कोई परमाणु घन के कोने पर होता है और उसके परमाणुओं की संख्या निकालनी होती है तो बोलो उसमें कितने का भाग लगाते हैं, 8 का। ये कह रहा है ए है वो घन के कोनों पर है। अब बोलो घन के कितने कोने होते हैं, 8, तो वहां कितने परमाणु होंगे, 8, 8/8। तो इसका मतलब ए परमाणु की संख्या तो 1 होगी।
बी परमाणुओं की संख्या निकालें, तो बी परमाणु की संख्या कैसे निकालेंगे बोलो? बी कहां पर है परमाणु के? बी परमाणु बी कहां है? बी के सेंटर पर। बी परमाणु कहां पर है? सेंटर पर। सेंटर पर जितने परमाणु होते हैं उसमें कितने का भाग लगता है? एक का। अब आप सबको पता है सेंटर में तो केवल कितना परमाणु है? एक, एक बटे एक। तो इसका मतलब ए भी एक है और बी भी एक है, इसीलिए जो आपका फॉर्मूला हुआ वो क्या रहा? जो परमाणुओं का सूत्र होगा, जो परमाणुओं की संख्या निकलेगी, ऐसे क्वेश्चन में वही फॉर्मूला होगा। अब देख लो ए कहां है? कोनों पर। तो ए के परमाणुओं की संख्या कैसे निकालोगे? कोने 8 बटे 8, यानी परमाणु एक एक होता। बी कहां है? सेंटर पर, बॉडी के सेंटर पर। तो बॉडी के सेंटर पर कितना परमाणु रहता है? एक बटे एक। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरह, वही है, आपको फॉर्मूला बनाना है। ए तो कहां है? घन के कोनों पर। बी कहां है? फेस के सेंटर पर। तो पहले ए परमाणुओं की संख्या निकालो। ए परमाणु की संख्या बोलो, ए परमाणुओं की संख्या कैसे निकालोगे? सारे के सारे बोलो परमाणु कहां पर है आपके? अरे ए वाले कहां पे है? कॉर्नर पर। तो कॉर्नर पर जो परमाणु होते हैं, कॉर्नर पर जितने परमाणु होते हैं उसमें तो कितने का भाग लगता है? 8 का। तो 8 बटे 8, इसका मतलब ए परमाणु की संख्या तो 1 हो गई। आया समझ में? बी कहां है? बी कहां है बोलो? बी कहां है? फेस पर। और जो फेस पर जितने परमाणु होते हैं, फेस 6 है तो 6 परमाणु होंगे, उसमें कितने का भाग लगेगा? 2 का। तो 6 बटे 2, इसका मतलब 3। तो ए तो 1 हो गया और बी 3। आगे क्या समझना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको पैकिंग्स बताई थी, बताया था कि जब 2D पैकिंग दो तरह की होती है, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। याद आया? अब जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग के ऊपर जब हम पैकिंग करते हैं तो वो बीसीसी पैकिंग बनती है, और जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है उसमें दो तरह की पैकिंग बन सकती है। एक एबी पैकिंग होती है और एक क्या होती है? एबीसी। एबी पैकिंग को तो हमने कहा था एससीपी पैकिंग, और जो एबीसी टाइप की जो पैकिंग है उसको सीसीपी या हमने एफसीसी कहा। सीजियम क्लोराइड के अंदर और सोडियम क्लोराइड में, इन दो में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए। सोडियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 होता है और सीजियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 8:8। सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल इस तरह का होता है कि उसमें एक सीजियम 8 क्लोराइड से, और हर क्लोराइड कितने सीजियम से घिरा रहता है? 8 से। ये स्ट्रक्चर्स हैं, आपके लिए याद नहीं रखनी, आपको डायरेक्ट याद रखनी है। NaCl में 6:6 और सीजियम क्लोराइड में 8:8। जब 0 केल्विन ताप होता है उसे आप परम शून्य ताप कहते हैं, और उस समय ये मान के चलते हैं अवयवी कण सारी के सारे अपनी व्यवस्था में है, किसी तरह की उनमें कोई त्रुटि नहीं होती। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो अवयवी कण होते हैं वो अपने स्पेस में जगह पे रहते हैं, किसी तरह की कोई त्रुटि, फ्रैंकल दोष, शॉर्टकी दोष, धातु आधिक्य दोष नहीं आता। त्रुटि तो तब आती है जब या तो आप उसमें कोई इंप्योरिटी मिला दो या आप उस सॉलिड को क्या दो? टेम्परेचर दो। तो 0 केल्विन पर अधिकतर आयनिक क्रिस्टल में किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता? दोष नहीं होता। शॉर्ट की त्रुटि में मैंने कहा धनायन और ऋणायन दोनों अपनी जगह को छोड़ेंगे, द्रव्यमान कम होगा, और द्रव्यमान कम होगा तो सीधी सी बात है क्रिस्टल का घनत्व तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जबकि फ्रैंकल के अंदर क्रिस्टल के घनत्व में कोई भी चेंज नहीं आता। आपको बता चुका शॉर्टकी और फ्रैंकल त्रुटि दोनों किसके अंदर पाई जाती हैं? स्टैंडर्ड एग्जांपल है किसमें मिलती है? एजीबीआर। एजीबीआर आपसे लैब असिस्टेंट में पूछा जा चुका, वो कौन सा कंपाउंड, वो कौन सा आयनिक क्रिस्टल है जिसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों त्रुटि मिलती है? तो आंसर क्या है? एजीबीआर। फ्रैंकल दोष किसमें मिलता है और शॉर्टकी दोष किसमें मिलता है, ये आपको जनरली मोटा मोटा याद होना चाहिए। शॉर्टकी त्रुटि उनमें मिलती है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ज्यादा होता है। जनरली शॉर्टकी त्रुटि उनमें मिलती है जिनमें धनायन और ऋणायन आकार में बड़े होते हैं। जनरली शॉर्टकी त्रुटि फर्स्ट ग्रुप में मिलती है, सोडियम क्लोराइड में, सीजियम क्लोराइड में, पोटेशियम क्लोराइड में, एजीबीआर में। और फ्रैंकल त्रुटि जनरली मिलती है डी ब्लॉक्स के कंपाउंड में, या उनमें मिलती है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से कम होता है। एजीबीआर में तो दोनों मिलती है, एजीआई में, जिंक सल्फाइड में, इन सब के अंदर कौन सी त्रुटि मिलती है? फ्रैंकल त्रुटि। अपने दिमाग में याद रखें, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और एजीबीआर, इन चार में हमारे कोर्स के हिसाब से कौन सी त्रुटि है? शॉर्ट की। रिमेनिंग कौन कौन से बच गए? एक तो क्या बच गया? एजीबीआर। एजी के तीनों, एजीबीआर, एजीसीएल, एजीआई, जिंक सल्फाइड, इन सब में कौन सी त्रुटि है? फ्रैंकल त्रुटि। है समझ?
एक पॉइंट बताया था आपको, एफ सेंटर क्या होता है? एफ सेंटर याद करो, फेबेस रंग का उत्तरदायी होता है। आपको ऐसे बताया था जैसे ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, इसमें ये लैटिस पॉइंट है, यहां तो Na+ है और यहां Cl-। ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। अब हम क्या करते हैं, जो ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल होता है इसको सोडियम वेपर में गर्म करते हैं। इस सोडियम क्लोराइड के ऊपर जबरदस्त तरीके से क्या डालते हैं? सोडियम वेपर। ठीक है, अब जो सोडियम वेपर है, जो सोडियम वेपर होगी वो जैसे सोडियम क्लोराइड के ऊपर गरम गरम सोडियम डालोगे तो सोडियम में से तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और यहां क्या इकट्ठा हो जाएगा? Na+ और साथ में इलेक्ट्रॉन। ये Na+ क्या करेगा? इस ऋणायन के, जैसे यहां Cl- है, यहां Cl- है, तो इस Cl- को क्या कर लेगा? अपनी ओर क्या कर लेगा? खींच लेगा। और ये Cl- इसके साथ खींच के बाहर तो निकल जाएगा लेकिन अपने इलेक्ट्रॉनों को यहीं छोड़ देता है। इस सेंटर को क्या कहते हैं? एफ सेंटर, जो कलर के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। याद करो, दो तरह की त्रुटि बताई थी, एक बताई थी स्टाइक्योमेट्रिक और एक बताया था नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। मैंने कहा था यहां धनायन का आधिक्य हो जाता है। धनायन का कैसे आधिक्य होता है? इस क्रिस्टल में ऋणायन खत्म हो जाता है तो यहाँ धनायन अधिक हो गए। पहले तो जितने धनायन थे उतने ही क्या थे? ऋणायन। अब ऋणायन को बाहर खींच लिया तो धनायन आधिक्य दोष हो गया। और मैंने कहा था इसमें क्या होता है? Na+ जब खींचता है तो Cl को खींच लेता है और इलेक्ट्रॉन वो अपने यहीं छोड़ जाता है। इस सेंटर को एफ सेंटर कहा जाता है। और ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट। यानी ये इलेक्ट्रॉन लैटिस पॉइंट में ही रहते हैं, अंतराकाशी स्थानों में नहीं आते। तो पूछा गया है एफ सेंटर क्या है? हम कहेंगे लैटिस पॉइंट होते हैं जहां पर क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। अक्रिय गैसों का सेपरेशन कैसे करते हैं? आपके कोर्स में 0 ग्रुप है तो 0 ग्रुप में ज्यादा नहीं 4-5 तरह के क्वेश्चन पूछता है। अक्रिय गैसों को कैसे सेपरेट करते हैं? तो क्या करते हैं, जो हमारी एयर है इसमें आप सबको पता है खूब सारी गैसें होती है, तो पहले उस एयर को क्या करते हैं? लिक्विफाई फॉर्म में ले आते हैं और फिर प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा एक एक गैस को क्या करते हैं? अलग करते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, जो अक्रिय गैसें होती है उनको चारकोल पर से गुजारते हैं। सबकी अधिशोषण क्षमता अलग अलग होती है, कोई गैस पहले अधिशोषित होती है, कोई बाद में। इसीलिए अक्रिय गैसों को अलग करने के 2 मेथड होते हैं, एक तो प्रभाजी आसवन विधि और दूसरा मेथड कौन सा होता है? चारकोल पर अधिशोषण। यहां आपसे पूछ रहा है कि आपस में समसंरचनात्मक कौन सा है? जिनमें संकरण समान होगा और जिनकी आकृति समान होगी वो आपस में कैसे होंगे? समसंरचनात्मक होंगे। आप सबको पता है जीनॉन डाइफ्लोराइड, प्लीज बात नहीं करें। जीनॉन में आप सबको पता है अक्रिय गैस है, इसकी बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। और आपको पता है एक फ्लोरीन ये जुड़ा, एक फ्लोरीन ये जुड़ा। सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2 है, लॉन पेयर 3 है, टोटल 5 आता है। और संकरण आप सबको पता है कौन सा होता है? sp3d। पहले ही मैं बता चुका कि जो sp3d वाले होते हैं उनके अंदर जो लॉन पेयर हम रखते हैं वो कौन सी पोजीशन पे रखते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं। तो एक लॉन पेयर यहाँ आएगा, एक लॉन पेयर यहाँ आएगा, एक लॉन पेयर यहाँ आएगा। और जो अधिक विद्युत ऋणी तत्व होते हैं उनको एक्सियल पोजीशन पे रखा जाता है। तो समझ में आ गया होगा, ये जीनॉन डाइफ्लोराइड है। जीनॉन डाइफ्लोराइड की आकृति कैसी होती है? लीनियर होती है। अब यहाँ IF2- है। आयोडीन आपको पता है इसकी बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस का मतलब कितने हो गए? 8। आयोडीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी आयोडीन बिल्कुल जीनॉन जैसा हो गया। अब इसके साथ 2 क्लोरीन जुड़ गए तो जीनॉन डाइफ्लोराइड और IF2- दोनों के अंदर संकरण एक जैसा निकलेगा और दोनों की स्ट्रक्चर भी कैसी निकलेगी? एक जैसी। इसीलिए दोनों आपस में संकरण। अमोनिया और BF3 तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अमोनिया तो आपको पता है कैसा होता है? पिरामिडीय। और BF3 आपको पता है त्रिभुजीय समतल है। अगला क्वेश्चन देखें। जीनॉन टेट्राफ्लोराइड की बात कर रहा है। जीनॉन हम सबको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 फ्लोरीन जोड़ दिए, 1 2 3 4, सिग्मा 4, लॉन पेयर 2, टोटल 6। 6 आते ही संकरण कौन सा होगा? sp3d2। तो ये दो तो वैसे गलत होता है, समझे? अगर लॉन पेयर नहीं होता तो ही आकृति अष्टफल की होती है, लॉन पेयर आने के कारण आकृति चेंज हो जाती है। जब एक लॉन पेयर आता है तो मैंने आपको बताई थी वर्गाकार पिरामिडीय, और जब 2 लॉन पेयर आते हैं तो कैसी होती है? वर्गाकार समतलीय। थोड़ा बहुत आइडिया नहीं आ रहा हो तो याद करेंगे, इस तरह से शेप बनाई थी मैंने जीनॉन टेट्राफ्लोराइड। अब देखो अक्रिय गैसों के बीच में लगने वाला बल कौन सा होता है?
वैसे तो वांडरवाल बल ही याद रहता है, लेकिन वांडरवाल बल का एक विशेष प्रकार है जिसे बोलते हैं लंदन बल। और ये जो लंदन बल होता है वो अक्रिय गैसों के मध्य जो लगने वाला बल होता है वो एक्चुअल में अक्रिय गैसें क्या होती है, अध्रुवीय होती है। और अध्रुवीय अणुओं के बीच में जो बल लगता है, अध्रुवीय अणुओं के बीच में जो वांडरवाल बल लगता है उसका नाम क्या होता है, लंदन बल। हमसे जब आंशिक जल अपघटन की बात करें तो आपको दो तरह के जल अपघटन बताए थे, एक पूर्ण जल अपघटन और एक क्या, आंशिक जल अपघटन। आंशिक जल अपघटन में कैसे करते हैं, जैसे जीनॉन टेट्राफ्लोराइड। आंशिक का मतलब है आपको एक बार जल से रिएक्शन कराना। तो क्या होता है जब हम इसका आंशिक जल अपघटन कराते हैं तो क्या होता है, जल अपना ऑक्सीजन इसको दे देता है और ये दोनों फ्लोरीन इसकी अपने साथ निकाल लेता है। तो एक ऑक्सीजन इसको दे दी तो क्या रह गया, HCO और क्या रह गया, F2। तो जीनॉन टेट्राफ्लोराइड का जब हम आंशिक जल अपघटन करते हैं तो क्या बनता है, जीनॉन ऑक्सा डाइफ्लोराइड बनता है। एक अगर अपन पूर्ण जल अपघटन करेंगे तो फिर वापस जल से रिएक्शन होगी, समझ में आ गया, फिर वो उसको O दे देगा, वो दोनों फ्लोरीन बाहर निकल जाएंगे। हाँ तब तक एक साइंटिस्ट है नील बॉटलेट, उसने सबसे पहला जो जीनॉन, जो सबसे पहले अक्रिय गैसों का कंपाउंड बनाया था वो आपको याद होगा, जीनॉन हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट, जिसे सबसे पहले नील बार्टलेट ने बनाया था। ये अक्रिय गैसों का पहला क्या है, कंपाउंड। कौन सा कथन सही नहीं है, जीनॉन ट्राईऑक्साइड की स्ट्रक्चर अगर अपन देखें, जीनॉन आप सबको पता है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है। जीनॉन ट्राईऑक्साइड में दिख रहा है 3 सिग्मा और 3 पाई है, इसीलिए वाला पहला स्टेटमेंट सही नहीं। दूसरा स्टेटमेंट तो अभी अभी देखा था, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड में जीनॉन पर sp3d2 संकरण है और आकृति इसकी वर्गाकार समतलीय है। सबसे ज्यादा अक्रिय गैस जो वातावरण में पाई जाती है वो कौन सी होती है, आर्गन, और हीलियम का उपयोग क्रायोजेनिक द्रव के रूप में होता है। मैचिंग करनी है, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड, अभी अभी आपने देखा जीनॉन टेट्राफ्लोराइड, तो बोलो कैसा था, वर्ग समतल। तो बस आंसर तो यहीं से स्टार्ट हो गया, जिसमें A का 4 है, एक ही ऑप्शन में है, सॉरी तीसरे में भी है ना। जीनॉन हेक्साफ्लोराइड याद करो, जीनॉन हेक्साफ्लोराइड थोड़ा सा देख लेते हैं। जीनॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 फ्लोरीन जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 + 1 7, तो संकरण कौन सा है, sp3d3, sp3d3, अरे 7 आ रहा है ना। अब sp3d3 की तो शेप होती है पंचभुजीय द्विपिरामिड, वो तो तब होती है जब उस पर लॉन पेयर नहीं होता। एक लॉन पेयर आती है उसकी शेप विकृत अष्टफल की हो जाती है, तो जीनॉन हेक्साफ्लोराइड की आकृति क्या होगी, विकृत अष्टफल की है, तो बी का आंसर तो क्या होना है, जीनॉन ट्राईऑक्साइड शेप में पिरामिडीय होगा। अभी अभी आपने देखा जीनॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जीनॉन ट्राईऑक्साइड है, 3 सिग्मा है, 1 लॉन पेयर है, टोटल 4, तो समझ में आ गया होगा संकरण कौन सा है, sp3, और लॉन पेयर आने के कारण कैसा हो जाएगा, पिरामिडीय हो जाएगा। और अगला आप खुद देखेंगे, टी शेप, टी शेप का मतलब sp3d निकलेगा। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इसमें कहीं मिस्टेक रह गई है इस क्वेश्चन में, ये हाँ ये पूछना चाह रहा था, 2 कंपाउंड थे, ये किसका सम इलेक्ट्रॉनिक है और ये किसका सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये अधूरा रह गया, इसलिए छोड़ दो इसको। इनऑर्गेनिक बेंजीन आप सबको पता है, याद करनी है, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोरेजोल B3N3S6, जिसको बोरेजोल या बेरोजीन कहते हैं, ये चीज क्या कहलाती है आपकी, इनऑर्गेनिक बेंजीन। हाँ बोरेजीन बोल लो, बोरेजोल बोल लो, एक ही। अधिकतम और न्यूनतम लुईस अम्लीय गुण, बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है यहाँ। स्टैंडर्ड एग्जांपल है BF3, वैसे तो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होता है, लेकिन यहाँ फ्लोरीन के पास पूर्ण भरा हुआ कक्षक, बोरॉन के पास खाली कक्षक, फ्लोरीन 2p का, बोरॉन में खाली भी 2p पर, जब सेम एनर्जी लेवल होता है तो बैक बॉन्डिंग इजीली हो जाती है। यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं, उससे BF3 का ऑक्टेट पूरा हो जाता है। इसीलिए लुईस अम्ल वो होते हैं जिनमें लॉन पेयर ग्रहण करने की प्रवृत्ति हो, BF3 में बैक बॉन्डिंग हो जाने के कारण ऑक्टेट पूरा हो जाता है। यही कारण है BF3, BCl3, BBr3 और Bi3 में सबसे कम लुईस अम्ल तो कौन होता है, BF3, और सबसे ज्यादा कौन होता है, Bi3, क्योंकि BCl3 में बैक बॉन्डिंग कम होती है। उसका कारण यह है इन दोनों का एनर्जी लेवल अलग अलग हो जाता है,
एक 3p हो जाता है, एक 2p हो जाता है। BBr3 में एक 4p हो जाता है, एक 2p हो जाता है। और Bi3 में तो बैक बॉन्डिंग होने की संभावना सबसे कम होती है। यही कारण है कि इन सब में सबसे ज्यादा जो लुईस अम्ल होगा वो आपका कौन होगा? Bi3 होगा। अरे याद आया नहीं आया? याद करो, लुईस अम्लीयता का क्रम BF3, इससे ज्यादा लुईस अम्ल होता है BCl3, इससे ज्यादा लुईस अम्ल होता है BBr3, और इससे ज्यादा लुईस अम्ल कौन होता है? Bi। इनमें सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है? सोडियम ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय क्योंकि धात्विक ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय है क्योंकि ये भी धात्विक है। कैल्शियम ऑक्साइड की प्रकृति भी क्षारीय है क्योंकि ये भी धात्विक है। और एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति उभयधर्मी है, ये अम्ल का काम भी कर सकती है और क्षार का। वैसे भी आपको पता है, इधर सोडियम ऑक्साइड, इधर मैग्नीशियम ऑक्साइड, इधर कैल्शियम ऑक्साइड और इधर एल्युमिनियम ऑक्साइड। याद करें, ऑक्साइड की प्रवृत्ति बाएं से दाएं जाने पर अम्लीय होती जाती है क्योंकि इधर अधात्विक ऑक्साइड होते हैं और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। जबकि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षार। डाइबोरेन स्टैंडर्ड एग्जांपल है। डाइबोरेन में प्रत्येक बोरॉन पर संकरण कौन सा होता है? sp। यहां ये कह रहा है एक तो अमोनिया है, ये अमोनिया है, और ये BF3 है। BF3 में आपको पता है लुईस अम्ल है। BF3 लुईस अम्ल इसीलिए है क्योंकि इसमें खाली कक्षक होता है। बोरॉन जब अपने 3 बॉन्ड बना लेता है उसके बाद भी इसके केंद्रीय परमाणु में 6 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसके पास खाली कक्षक है और इसके पास पूर्ण भरा कक्षक है। जब एक के पास खाली कक्षक हो, एक के पास पूर्ण भरा कक्षक हो, एक लुईस अम्ल और एक लुईस क्षार हो, तो आप सबको पता होगा उसके बीच में कौन सा बंध बनता है? उपसहसंयोजक बनता है। वर्ग 14 के तत्व, उनकी हमको अपचयक क्षमता बतानी है। यह अक्रिय युग्म प्रभाव का क्वेश्चन है, याद करें। काशी गए शंकर को, याद करो, जो लेड +4 है वो अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण किसमें बदलना चाहता है? लेड। जब आप ऊपर से नीचे आते हो तब तो ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है क्योंकि +4 वाला किसमें बदलना चाहता है? +2। ऑक्सीकारक वो होते हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आती है। जब आप ऊपर से नीचे आते हो वर्ग में तब तो ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है, और जब नीचे से ऊपर जाते हो तो कौन सी क्षमता बढ़ती है? अपचयक क्षमता। याद करो, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण नीचे 2 कम ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी होती है और नीचे से ऊपर जाने पर 4 ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी होती है। यहाँ +4 ज्यादा स्टेबल है ऊपर जाने पर, नीचे जाने पर +2। +4 वाला अपने आप को +2 में बदलना चाहता है। ऑक्सीडेशन नंबर में +4 वाला ये चाहता है कि मैं अपने आप को किस में बदल लूं? +2 में। ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है और नीचे से ऊपर जाने पर क्या बनती है? अपचयक क्षमता। इसीलिए लेड से ज्यादा अच्छा अपचयक कौन होगा? टिन। और टिन से ज्यादा कौन होगा? जर्मेनियम। आगे सुनिए, यहां ये कह रहा है कि जो PbI4 है इसका अस्तित्व नहीं होता। अभी अभी मैंने कहा जो ये Pb+4 है ये अपने आप को किस में बदल लेता है? Pb+2। और जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आती है वो अच्छा ऑक्सीकारक होता है। PbI4 अपने आप को Pb+2 में बदल लेता है। इससे ये पता चलता है कि जो Pb+4 है ये Pb+2 में क्यों बदलता है? अपने आप को अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। और Pb+4 अपने आप को Pb+2 में बदल लेता है कारण नंबर 1 कि Pb+4 है उसकी ऑक्सीकारक क्षमता कैसी होती है? ज्यादा होती है। और साथ ही साथ जो इसके साथ I- जुड़ा होता है वो अपने आप को किस में बदल लेता है? I2। I- क्या है? अच्छा अपचयक है। अपचयक कौन होते हैं? जो दूसरे का अपचयन करते हैं और खुद का क्या करते हैं? ऑक्सीकरण। यहाँ I- अपचयक का काम करता है। अपचयक वो होते हैं जो दूसरे का अपचयन करें। देखिए, इसका अपचयन कर रहे हैं और खुद का क्या कर लेता है? ऑक्सीकरण। तो PbI4 का एग्जिस्टेंस इसीलिए नहीं होता क्योंकि Pb+4 अपने आप को Pb+2 में बदलने की कोशिश करता है। उसमें सहयोग कौन करता है? I-, क्योंकि I- अच्छा क्या होता है? अपचयक होता है। इसीलिए आंसर। इनमें से वो कौन सा ऑक्साइड है जो उभयधर्मी होता है? आपको टेबल लिखा रखी है। कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय,
कैल्शियम ऑक्साइड कैसा, क्षारीय, सिलिकॉन ऑक्साइड अम्लीय, और टिन के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बेतरंगे। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। वर्ग 15 के हाइड्राइड्स हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट आपको याद रखना है। होता क्या है, अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन और स्टिबीन। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उन अणुओं का होता है जिन अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, क्योंकि अणुओं के बीच में दो, भाई बॉइलिंग पॉइंट इस बात पर डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट इस बात पे डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स है। अगर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स स्ट्रांग है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अमोनिया के अणुओं के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और फास्फीन के अणु, आर्सीन के अणु और स्टिबीन के जो अणु हैं इनके बीच में वांडरवाल फोर्स है, और वांडरवाल फोर्स अणु भार बढ़ने के साथ क्या होता है, बढ़ता है। ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये इस बात पे डिपेंड करता है अणुओं के मध्य बल। अब अणुओं के मध्य तो दो बल होते हैं, एक तो कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो आपको दिख रही होगी। किस अणु में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अमोनिया अणु में। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो किसका होना चाहिए, अमोनिया का, लेकिन अमोनिया का यहां नहीं होता, एक्सेप्शन। बॉइलिंग पॉइंट दूसरा किस बात पे डिपेंड करता है, वांडरवाल बल पर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो कौन सा बल देखोगे, वांडरवाल बल, और वांडरवाल बल किस पे डिपेंड करता है, अणुभार, यानी जिसका अणुभार ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो फास्फीन से ज्यादा किसका है, आर्सीन का, और आर्सीन से ज्यादा किसका है, स्टिबीन का, क्योंकि अणुभार ऊपर से नीचे बढ़ रहा है। अब सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो किसका होना चाहिए था, अमोनिया का, लेकिन एक्सेप्शन है, फास्फीन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आर्सीन का, और आर्सीन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट थर्ड नंबर पर अमोनिया, और फोर्थ नंबर पर कौन आता है, स्टिबीन। ये बात है, ये याद रखना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल वैल्यूज हैं जो याद रखनी पड़ती है, इनके कोई कारण नहीं। फर्स्ट है, फर्स्ट ही है आंसर, फर्स्ट ही होगा आंसर। नहीं सही कर लो, नहीं फर्स्ट कर लो, फास्फीन, आर्सीन, अमोनिया और स्टिबीन, फर्स्ट ही होगा। देखो आगे समझ में। अगला है, यहां आपसे पूछा गया है जो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल हो और साथ में पेरोक्साइड लिंकेज हो। डाई सल्फ्यूरिक अम्ल है ये रहा डाई सल्फ्यूरिक अम्ल, और साथ में बीच में पेरोक्साइड लिंकेज है ये। वो कह रहा है पेरोक्साइड लिंकेज और डाई सल्फ्यूरिक अम्ल में ये वाली चीज, ये दो सल्फ्यूरिक अम्ल है जिनके बीच में पेरोक्साइड लिंकेज। इस चीज को अगर आप गिनोगे तो H2, S2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये H2SO8 है, जिसको आप कौन सा अम्ल बोलते हो, मार्शल अम्ल। और यही मार्शल अम्ल क्या कहलाता है, पेरोक्सीडाई सल्फ्यूरिक अम्ल। समझ में आई बात। नेक्स्ट देखिए, SO2 का आखिरकार ब्लीचिंग एक्शन क्यों होता है, SO2 का ब्लीचिंग एक्शन क्यों होता है। जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ना, वो क्या करती है, रंग उड़ा देती है। तो SO2 का ब्लीचिंग एक्शन क्यों होता है कि जैसे SO2 को जैसे ही नमी मिलती है, SO2 को जैसे ही नमी मिलती है तो SO2 इस नमी के साथ रिएक्शन करके बना लेता है H2SO4, और शांत में ये आपको नेसेंट हाइड्रोजन देता है। और ये जो नेसेंट हाइड्रोजन होती है, ये जो कलर्ड कंपाउंड होते हैं उनको कैसा कर देती है, कलरलेस कर देती है। तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रही है। बताएं यहाँ पर जो ब्लीचिंग एक्शन किसके कारण हो रहा है, ऑक्सीडेशन के कारण या रिडक्शन के कारण, रिडक्शन के कारण, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगी। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचन। तो जो SO2 गैस का जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो किसके कारण होता है, रिडक्शन के कारण। चला अगला क्वेश्चन, इनमें कौन लुईस अम्ल की भांति काम नहीं करेगा। BF3 करता ही है क्योंकि खाली कक्षक है। SnCl4 इसीलिए करेगा क्योंकि इसमें रिक्त डी कक्षक है। SF4 इसीलिए करेगा क्योंकि इसमें रिक्त डी कक्षक है सल्फर में। लेकिन आप सबको पता है कार्बन में कोई रिक्त डी कक्षक नहीं है। कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ही नहीं सकता, इसीलिए यहाँ पर लुईस अम्ल की भांति कौन काम नहीं करता, CCl। टी आकार का अणु कौन सा है, चाहे ClF3 है उसी तरह का BrF3 होगा, उसी तरह का IF3 होगा। तो ClF3 अणु में भी टी शेप है,
BrF3 में भी टी शेप है और ICl3 में भी कैसी शेप होगी, टी शेप होगी। आज ही बताया टिंचर आयोडीन क्या होता है। दो चीजें आपको जरूर याद रखनी है, एक तो डिटॉल पूछी जाती है और एक टिंचर आयोडीन पूछा जाता है। डिटॉल में क्लोरोजाइलिनॉल के साथ टर्पिनॉल होता है और टिंचर आयोडीन में क्या होता है, 2 से 3% आयोडीन को मिलाया जाता है अल्कोहल और जल के अंदर। तो टिंचर आयोडीन क्या है, आयोडीन का अल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है। 2 से 3% आयोडीन का अल्कोहल में सॉल्यूशन बनाया जाता है। यहां 4 अम्ल दे रखे हैं, एक है HOCl हाइपोक्लोरस अम्ल, दूसरा है HClO2, तीसरा है HClO3 और चौथा है HClO4। याद करेंगे, जैसे जैसे ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ता है एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। हाइपोक्लोरस अम्ल से ज्यादा अम्लीय क्लोरस अम्ल, क्लोरस अम्ल से ज्यादा क्लोरिक और क्लोरिक अम्ल से ज्यादा कौन, परक्लोरिक अम्ल। तो HOCl, ये HClO2, HClO3 और HClO4। घनत्व क्रम क्या है सही, अपवाद पूछा गया था, याद करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर डेंसिटी बढ़ती है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम में अपवाद है। पोटेशियम का असामान्य आकार होने के कारण उसकी जो डेंसिटी है वो सोडियम से क्या हो जाती है। यहां आपसे पूछ रहा है कि किसकी आयनिक चालकता सबसे ज्यादा हो। अब जो आयनिक चालकता है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आयंस का मूवमेंट कैसा है। अगर आयन जल्दी जल्दी मूव करेंगे तो आयनिक मूवमेंट भी ज्यादा होगा। याद करो Li+ का आकार छोटा है और मैंने कहा था Li+ का आकार छोटा होने के कारण ये अपने चारों ओर 6 जल के अणुओं को क्या कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। और 6 जल के अणुओं को इकट्ठा करने के कारण इतना मोटा हो जाता है कि इसकी आयनिक गतिशीलता बहुत कम हो जाती है। और आयनिक गतिशीलता अगर कम हो गई तो आयनिक चालकता भी क्या हो जाएगी, कम। इसीलिए यहाँ पर सबसे कम आयनिक चालकता Li+ की है, उससे ज्यादा Na+ की, उससे ज्यादा K+ की, उससे ज्यादा रुबिडियम+ की और उससे ज्यादा किसकी, Cesium+ की। ये कह रहा है कि जो क्षार धातुएं होती है इनको जब हम अमोनिया में डालते हैं तो वो जो सॉल्यूशन है वो नीले रंग का हो जाता है, क्यों। तो जैसे सोडियम है, आप क्या करते हो जब इसको अमोनिया में डालते हो X+Y अमोनिया, तो ये क्या करता है, इस तरीके से धनायन और ऋणायन बना। और ये जो अमोनियाकृत इलेक्ट्रॉन बनते हैं, ये जो दूसरे बने अमोनियाकृत इलेक्ट्रॉन, ये जो अमोनियाकृत इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या करते हैं, दृश्य प्रकाश से ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और इसीलिए आपको कैसे रंग के दिखाई देते हैं, नीले रंग। तो याद रखना है, कोई भी एल्कली मेटल्स को जब आप लिक्विड अमोनिया में डालते हो तो वो नीले रंग की दिखाई देती है। उसका कारण क्या होता है, अमोनियाकृत इलेक्ट्रॉन। संकुल निर्माण की प्रवृत्ति के लिए मैंने आपको शर्त बताई थी कि संकुल निर्माण तब बनता है जब धनायन का आकार छोटा हो। इसीलिए संकुल निर्माण की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा यहाँ किसमें होगी, Li+ में। इस क्वेश्चन में अपवाद है, करेक्शन है। होता क्या है, सेकेंडरी वर्ग के जो सल्फेट है MgSO4, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रांशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट, आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे कि सेकेंडरी वर्ग के जो सल्फेट होते हैं उनकी विलेयता ऊपर से नीचे जाने पर पानी में क्या होती है, घटती जाती है। तो यहाँ जो सबसे ज्यादा पानी में घुलेगा वो कौन घुलेगा, मैग्नीशियम। करेक्शन कर लें, करेक्शन है इस क्वेश्चन में, इसका आंसर बना। आपको पहले ही बता चुका, लिथियम मैग्नीशियम से विकर्ण संबंध दिखाता है रीजन Li+ और Mg+2। दोनों की जो आयनिक त्रिज्या है वो लगभग कैसी होती है, समान। यहाँ आयनिक त्रिज्या लिखा होना चाहिए था, परमाणु त्रिज्या। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करता है तो आपको इसका कॉन्सेप्ट बता रखा है, बड़ा बड़े को चाहता है। वो कार्बोनेट ज्यादा स्टेबल होते हैं जिनके साथ मेटल आयन कैसी जुड़ी हुई हो, बड़े आकार। याद करें, बड़ा बड़े को चाहता है। वो कार्बोनेट ज्यादा स्टेबल होता है जिसमें धातु का आकार सबसे बड़ा हो। तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम
इसमें सबसे बड़े आकार का कौन है, बेरियम कार्बोनेट, तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी तो सबसे ज्यादा होगी और सबसे कम किसकी होगी, मैग्नीशियम कार्बोनेट। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा, और जो मैं पेपर्स करा रहा हूँ इनको आप देखें बार बार, अपने आप एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे।